का स्वागत है। हम कक्षा 10 का विषय विज्ञान पाठ 9 प्रकाश पढ़ रहे थे, जिसमें हमने गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़ रहे थे। हमने गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ा। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? वे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोल होता है वो गोलीय दर्पण कहलाते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, जिनकी परिभाषाएं हमने पिछले वीडियो में पढ़ी थी। आज हम आगे बढ़ते हैं, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ अन्य परिभाषाएं पढ़ते हैं। तो गोलीय दर्पण के अंतर्गत हम जो संबंधित परिभाषा है उसमें सबसे पहले पढ़ते हैं वक्रता केंद्र। तो परिभाषाएं समझनी है, समझी हुई होगी तो याद रहेगी, तो उसको समझना है कि माना कि ये है उत्तल दर्पण, ये कौन सा दर्पण है? उत्तल, और ये है अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण वह दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। वे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होता है उन्हें हम अवतल दर्पण कहते हैं। तो यदि हम उत्तल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का गोला बनाएंगे तो उसका गोला है वो ये बनेगा। अगर हम अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का गोला बनाएंगे, जैसे ये अवतल दर्पण है, इसका अगर हम गोला बनाएंगे, पूरा वक्र बनाएंगे तो ये गोल बन जाएगा। तो कहने का मतलब कि जो गोलीय दर्पण होते हैं वो एक गोले का भाग होती है। अगर उसको हम उसकी वक्रता को पूरा एक गोले में परिवर्तित करते हैं तो वो एक गोले का क्या होता है? भाग, खोखले गोले का भाग। तो उस गोले का जो केंद्र है, इसका केंद्र है ये उत्तल है और ये अवतल है। तो अवतल का अब देख लो बात ये, उत्तल का जो वक्रता केंद्र है वो दर्पण के पीछे है, अवतल का वक्रता केंद्र दर्पण के सामने है। तो हमने जो बात इसमें समझी है उसको हमें भाषा में लिखना कि जो उत्तल दर्पण है या अवतल दर्पण है वो गोले का एक भाग मान सकते हैं कि उसका जो पृष्ठ अगर हम इसको मिटा दें तो ये गोले का शेष भाग है, इसको मिटा दिया तो इसकी गोले का शेष भाग, तो इसका वक्रता केंद्र तो दर्पण के पीछे है उत्तल का, अवतल का दर्पण का वक्रता केंद्र क्या है? दर्पण के सामने। तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे वक्रता केंद्र की कि गोलीय दर्पण के जो परावर्तक पृष्ठ हैं जिस पर प्रकाश किरणें परावर्तित होती है गिर के, तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ को गोले का एक भाग मान सकते हैं और इस गोले के केंद्र को ही हम वक्रता केंद्र कहते हैं। तो इस गोले का ये केंद्र है, इसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे सी से व्यक्त करते हैं। तो उत्तल का वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे है और अवतल का दर्पण का वक्रता केंद्र किधर होता है? दर्पण के सामने। तो उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे और अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के सम्मुख होता है, सामने होता है, इसे सी से व्यक्त करते हैं। अब ये वक्रता केंद्र की बात होगी। अब बात करते हैं वक्रता त्रिज्या की। हमने अभी पढ़ा कि गोलीय दर्पण है वो एक गोले का क्या है? भाग, ये गोले का भाग है और इस गोले की जो त्रिज्या है, इस गोले की जो त्रिज्या है वो क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे हम r से व्यक्त करते हैं। तो इसी परिभाषा वो लिखनी कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ को हम गोले का भाग मान सकते हैं। इस गोले की त्रिज्या वो क्या कहलाती है? जो ये त्रिज्या है केंद्र और परिधि को मिलाने वाली रेखा, ये इसकी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को हम किससे व्यक्त करते हैं? r से व्यक्त करते हैं। इसकी दूसरी परिभाषा में लिख सकते हैं कि वक्रता केंद्र और ध्रुव। अब ध्रुव क्या होता है? पहले ध्रुव समझते हैं कि ध्रुव क्या होता है। कि ये जो परावर्तक पृष्ठ है इसका जो मध्य बिंदु है, सेंटर बिंदु है, केंद्र बिंदु है, तो परावर्तक पृष्ठ का जो सेंटर का बिंदु होता है, जैसे ये परावर्तक सतह है, इसका वो इस साइड में और इस साइड में दोनों तरफ परिधि समान, इसका जो मध्य बिंदु होता है उसे हम ध्रुव कहते हैं। तो परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, जैसे ये केंद्र बिंदु है, इसको हम बोलते हैं O। तो ध्रुव किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को या मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे हम O से व्यक्त करते हैं। अब वक्रता त्रिज्या की आगे उसी परिभाषा लिख सकते हैं कि ध्रुव O और वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अगर वो याद नहीं रहती तो ये लिख सकते हो कि ध्रुव O और वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। तो C
और ओ मतलब ध्रुव और सी वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य की दूरी क्या कहलाती है? वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है, जिसे हम r से व्यक्त करते हैं। तो ध्रुव की परिभाषा होगी। अब पढ़ते हैं मुख्य अक्ष क्या है। तो हमने अभी वक्रता केंद्र पढ़ा और ध्रुव ओ पढ़ा। अब हम एक ऐसी रेखा खींचते हैं जो दो बिंदुओं से होकर जाती है। और आपको पता है गणित में आप पढ़ते हो कि दो बिंदुओं से होकर केवल एक ही सरल रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु से अनंत खींच सकते हैं, ये अनंत बिंदु है। एक बिंदु से अनंत सरल रेखाएं खींची जा सकती है, एक बिंदु से होकर जाने वाली। लेकिन दो बिंदुओं से, अगर आपके पास दो बिंदु हो तो इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली सरल रेखा एक ही होती है, दो से एक से अधिक नहीं होती। तो हमारे पास दो बिंदु, एक ध्रुव ओ और एक वक्रता केंद्र सी। तो इन दोनों बिंदुओं से होकर गुजरने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा, काल्पनिक जिसको हम डॉट डॉट से दर्शाते हैं, ये काल्पनिक है। तो वक्रता केंद्र सी और ध्रुव ओ से होकर गुजरने वाली काल्पनिक सीधी रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। तो ये वक्रता केंद्र सी है, इससे और ओ से होकर, दोनों से होकर जाने वाली काल्पनिक सीधी रेखा क्या कहलाती है? दर्पण का मुख्य अक्ष। तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली काल्पनिक सीधी रेखा, काल्पनिक है इसको डॉट डॉट से दर्शाते हैं, सीधी रेखा दर्पण का क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। तो ये मुख्य अक्ष की परिभाषा आ गई। अब हम पढ़ते हैं अवतल दर्पण का फोकस। कि अवतल दर्पण का फोकस अलग होता है, उत्तल दर्पण का फोकस अलग होता है। तो हमने अभी ध्रुव ओ पढ़ा, वक्रता केंद्र सी पढ़ा। अब हम पहले बात करते हैं अवतल दर्पण के फोकस की। तो अवतल दर्पण के फोकस की क्या परिभाषा होगी? तो इसके फोकस की परिभाषा समझते हैं कि ये माना कोई अवतल दर्पण है, ये इसका ध्रुव ओ है, ये इसका मुख्य अक्ष, ये वक्रता केंद्र सी है। अब कोई भी प्रकाश किरण, जैसे ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर कोई प्रकाश किरण आ रही है, इसके समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आती है, तो अवतल दर्पण क्या करता है? प्रकाश किरणों को अभिसरित करता है एक जगह पर, मतलब मुख्य अक्ष की ओर मोड़ता है। ये जो प्रकाश किरण आ रही है, तो ये प्रकाश किरण दर्पण पर गिरने के बाद परावर्तित होगी और ये परावर्तन के पश्चात अभिसरित हो जाएगी, मतलब मुख्य अक्ष की ओर मुड़ेगी। अब ये किरण है तो ये भी परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की ओर मुड़ेगी। तो ये परावर्तित किरण और ये परावर्तित किरण, ये जो मुख्य अक्ष हमने खींचा है, जो काल्पनिक रेखा खींची है, इस पर, इस बिंदु पर मिल रही है, तो ये बिंदु इसका क्या कहलाएगा? फोकस बिंदु कहलाता है, इसको हम फोकस बोलते हैं। तो परिभाषा क्या होगी कि अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात अभिसरित हो जाती है और मुख्य अक्ष के बिंदु पर मिलती है। यह बिंदु, जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष की जिस बिंदु पर दोनों किरणें मिल रही है, वो दर्पण का अवतल दर्पण का मुख्य फोकस या फोकस बिंदु कहलाता है। जिसकी परिभाषा क्या है कि अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात अभिसरित हो जाकर मुख्य अक्ष पर दर्पण के सामने जिस बिंदु पर मिलती है, अवतल दर्पण का फोकस बिंदु कहलाता है। तो ये होगी। अब हम उत्तल दर्पण के फोकस के बारे में पढ़ते हैं। तो उसमें भी समांतर किरण लेंगे। जैसे ये एक उत्तल दर्पण है, ये इसका मुख्य अक्ष है, ये इसका ध्रुव ओ है, ये इसका वक्रता केंद्र, इसका वक्रता केंद्र पीछे होता है, इसका सामने होता है। तो ये उत्तल दर्पण है। अब कोई भी दो किरणें ले लें, जैसे ये मुख्य अक्ष के समांतर, एक इधर से आ रही है, एक ये आ रही है। अब ये दोनों समांतर किरणें, जब उत्तल लेंस होता है वो किरणों को अपसरित करता है, उत्तल दर्पण है वो किरणों को अपसरित करता है। दर्पण की बात कर रहे हैं तो ये किरणों को अपसरित करता है, तो ये किरण फैलाता है, ये तो क्या करता है? अभिसरित करता है, जिससे वो दोनों किरणें कहाँ? मुख्य अक्ष की ओर मुड़ती है। इसमें दोनों किरणें बाहर की ओर मुड़ती है,
ये इधर चली गई, ये इधर चली गई। अब जब इन किरणों को दोनों को हम पीछे बढ़ाएंगे, इन दोनों को हम पीछे बढ़ाएंगे, तो ये दोनों किरणें हमें मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, और जिस बिंदु पर ये मिलती हुई प्रतीत होती है वह उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु कहलाता है। तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे कि उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात अपसरित हो जाती है, मतलब बाहर की ओर जाती है। जब इन दोनों अपसरित किरणों को पीछे बढ़ाएंगे तो वे मुख्य अक्ष पर दर्पण के पीछे एक बिंदु पर हमें मिलती हुई प्रतीत हो रही है। पीछे बढ़ाना पड़ रहा है, वास्तव में नहीं मिल रही, प्रतीत हो रही है, आभासी है। तो ये मुख्य अक्ष के दर्पण के पीछे बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, यह उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस, यह बिंदु जिस पर ये दोनों मिल रही है वो उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु कहलाता है, और फोकस बिंदु को F से व्यक्त करते हैं। अब ये तो फोकस बिंदु हो गए। अब जो फोकस बिंदु F है और जो बिंदु O है ध्रुव, इनके बीच की दूरी ये कहलाती है फोकस दूरी। फोकस बिंदु F और ध्रुव O के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। तो फोकस बिंदु और O के बीच की जो दूरी है वो फोकस दूरी कहलाती है। तो फोकस दूरी की परिभाषा क्या होगी? ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहलाती है। द्वारक, द्वारक का मतलब ये कोई भी प्रकाश किरण, ये जैसे यह उत्तल दर्पण है तो ये इसकी ऊपरी सीमा रेखा है, ये इसकी निचली सीमा रेखा है। ऊपरी सीमा रेखा को निचली सीमा रेखा को अगर हम मिला दें तो एक सीधी रेखा बन गई। ये इसका प्रभावी व्यास कहलाता है। मतलब प्रकाश किरण इस क्षेत्र में आएगी, उसी का क्या होगा? परावर्तन होगा। इसके बाहर जो प्रभावी व्यास है, इसके बाहर कोई प्रकाश किरण होगी तो उसका परावर्तन नहीं होगा। तो गोलीय दर्पण के जो परावर्तक पृष्ठ है उसकी जो वर्ताकार सीमा रेखा का ये जो हमने प्रभावी व्यास खींचा है, यह प्रभावी वृत्त की वर्ताकार सीमा रेखा का जो प्रभावी व्यास है उसे हम क्या बोलते हैं? द्वारक। इसको ऊपर वाले भाग को m लिख दें, नीचे वाले को n लिख दें तो ये mn कहलाता है। इसका भी यही ऊपरी भाग और निचला भाग। तो ये mn जो दूरी है, सीधी दूरी है, वो क्या कहलाती है? द्वारक कहलाती है। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वर्ताकार सीमा रेखा का प्रभावी व्यास द्वारक कहलाता है। अब हमने जो दो चीजें पढ़ी, एक फोकस दूरी और एक वक्रता त्रिज्या, तो हम फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध और पढ़ते हैं। तो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है? अभी हमने पढ़ा कि जैसे ये उत्तल है, दर्पण है, ये इसका वक्रता केंद्र है, ये इसका फोकस बिंदु है, ये इसका ध्रुव है। तो ध्रुव O से C के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो ये तो वक्रता त्रिज्या है। C और O के बीच की दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। और M के बीच की दूरी इसको बोलते हैं फोकस दूरी। तो एक चीज ध्यान रखना कि हमेशा कि फोकस दूरी जो फोकस बिंदु होता है वो जो ये वक्रता त्रिज्या होती है इसकी आधी होती है, या ये बोलते हैं कि वक्रता त्रिज्या वो फोकस दूरी की दुगनी होती है। मतलब अगर OC दूरी 4 सेंटीमीटर लेते हो आप तो OF दूरी है वो कितनी होगी? 2 सेंटीमीटर। और यदि OF दूरी 2 सेंटीमीटर लेते हो तो OC दूरी कितनी लेनी है? 4 सेंटीमीटर। समझ में आ गया कि वक्रता त्रिज्या ये लिखें, इसको हम भाषा दोनों तरफ से लिख सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है, या फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो ये दोनों संबंध कोई भी संबंध लिख सकते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। तो इसको सूत्र में लिखेंगे। तो वक्रता त्रिज्या को हम किससे व्यक्त करते हैं? r से, और फोकस दूरी को f से। तो मतलब फोकस दूरी है बराबर 1/c/2। मतलब वक्रता त्रिज्या को हम किससे व्यक्त करते हैं? r से। तो r/2 हो गया, बटा 2 मतलब किसके बराबर होगी? फोकस दूरी के। तो फोकस दूरी है वक्रता त्रिज्या की दुगनी होती है। तो ये तो हमने आधा नियम लिख दिया। अगर हम दुगना लिखना है क्या लिखेंगे कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है, तो लिखेंगे वक्रता त्रिज्या को व्यक्त करते हैं r से और फोकस दूरी को व्यक्त करते हैं f से। तो इनको बराबर करने के लिए f को 2 से क्या करते हैं? गुणा। तो r बराबर क्या हो गया? 2f।
और अगर हम ऐसे लिखेंगे फोकस दूरी वक्रता दी जाएगी आधी होती है, अगर ये नियम लिखते हैं तो सूत्र क्या बनेगा कि सूत्र बनेगा कि F बराबर R बटा 2, मतलब वक्रता दी फोकस दूरी वक्रता दी जाएगी आधी है तो R बटा क्या होगा 2। तो ये दोनों संबंध आपको याद रखने हैं, कोई एक लिखना है तो आता है तो एक लिख देते हैं, दोनों लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब हम गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो प्रतिबिंब पढ़ने से पहले कुछ नियमों का ज्ञान होना जरूरी है, अगर वो नियम ज्ञान नहीं है तो हम प्रतिबिंब सही नहीं बना सकते। तो गोलीय दर्पण से परावर्तन के नियम पढ़ते हैं जो 4 है। कोई भी प्रकाश किरण आपतन और उसके परावर्तन का एक निश्चित मार्ग होता है कि वो परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगी। तो इसमें हम पढ़ते हैं कि जैसे सबसे पहला पढ़ते हैं कि कोई प्रकाश किरण है वो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो वो अवतल में भी है। अब जैसे ये अवतल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण है। ये इसका ध्रुव O है, वक्रता ये फोकस बिंदु है, ये वक्रता केंद्र C है, ये है फोकस बिंदु है, ये वक्रता केंद्र C है। उत्तल का पीछे होता है और अवतल में दोनों आगे होते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर। तो याद रखना कि अवतल दर्पण में कोई प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष है इसके कोई समांतर किरण आती है, इसके समांतर किरण इस रेखा से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय समांतर रेखा कहलाती है। किसी भी एक कोई भी एक सीधी सरल रेखा है उसके समांतर उससे समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय क्या कहलाता है, समांतर रेखा कहलाता है। तो ये कोई समांतर रेखा ये अवतल में आपतित हो रही है, ये उत्तल में आपतित हो रही है। तो अवतल में तो क्या अवतल क्या करता है, प्रकाश किरणों को अभिसरित करता है, मतलब मुख्य अक्ष की ओर मोड़ता है। तो जब ये अभिसरित होती है तो ये मुख्य अक्ष के ओर मुड़ के कहां से जाती है, फोकस बिंदु से। तो याद रखना कि अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से जाती है, याद रखना। और उत्तल दर्पण क्या करता है, प्रकाश किरणों को अपसरित कर देता है। ये इधर चली गई तो ये दर्पण पर आएगी नहीं, इसको जब पीछे बढ़ाएंगे तो ये मुख्य फोकस से जाती हुई क्या है, ये किरण है वो ऐसे लग रहा है कि मुख्य फोकस से जा रही है। तो उत्तल में क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण में गिर के अपसरित हो जाती है और जिसे पीछे बढ़ाने पर अपसरित किरण को पीछे बढ़ाने पर वह फोकस से जाती हुई प्रतीत हो रही है या फोकस पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो मतलब अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण मुख्य फोकस से जाती है और उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। तो पहला नियम ये हो गया, याद रखना। अवतल में मुख्य फोकस से जाती है और इसमें मुख्य फोकस या फोकस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है। दूसरा है कि कोई प्रकाश किरण, पहले हमने समांतर में किरण, अब दूसरी किरण कौन सी किरण है, फोकसीय किरण। फोकसीय किरण मतलब कोई प्रकाश किरण है वो ये फोकस बिंदु F है, इससे आ रही है और इसका फोकस बिंदु क्या है, पीछे। तो ये फोकस पर आती हुई क्या होती है, प्रतीत हो रही है। तो ध्यान रखना कि अवतल दर्पण में फोकस से आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। और उत्तल दर्पण में फोकस पर आपतित प्रतीत होने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। तो इसमें भी समांतर जाती है, इसमें बस फोकस पे आती हुई प्रतीत हो रही है क्योंकि इसका फोकस क्या है, पीछे। तो यदि इधर से आएगी किरण तो नीचे की ओर चली जाएगी, नीचे समांतर हो जाएगी, ऊपर आएगी तो ऊपर समांतर हो जाएगी। इसमें ऊपर से आती है वो नीचे समांतर जाती है और अगर कोई प्रकाश के नीचे से आ रही है तो वो ऊपर समांतर हो जाती है। तो दूसरा हो गया फोकसीय किरण कि फोकस से आने वाली किरण क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है और इसमें भी समांतर होती है। तो दूसरा नियम हो गया कि मुख्य फोकस से आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। तो समांतर आने वाली फोकस से जाती है, फोकस से आने वाली समांतर हो जाती है। तीसरी किरण है अभिलंबन किरण। अभिलंबन किरण क्या होती है,
दर्पण में जो किरणें शीशे आती है, वक्रता के अंदर शीशे कोई भी किरण आती है उसको अभिलंबित किरण बोलते हैं। कोई भी प्रकाश किरण की जब बिंदु शीशे सी पर आती हुई प्रतीत होती है या सी पर आती है, क्योंकि इसमें सी सामने है तो सामने से आएगी, जैसे ये वक्रता के अंदर सी पर आ रही है तो इसको अभिलंबित किरण बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम गणित में पढ़ते हैं कि वक्रता के अंदर सी को परिधि पर बनाने वाली जो रेखा है उस पर जब स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो अभिलंबित किरण कहलाती है, वो अभिलंब कहलाता है उसका। तो सी से आने वाली किरणें हैं, यहाँ लिखा हुआ है वक्रता के अंदर सी से आपतित किरणों को क्या बोलते हैं? अभिलंबित किरण। और सी से आने वाली किरण जैसे ये इस दिशा से आ रही है तो परावर्तित होके ये 180 डिग्री घूम के 360 डिग्री घूम के वापस उसी दिशा में चली जाती है। तो जिस दिशा में आती है वो 180 डिग्री घूम के वापस उसी दिशा में चली जाती है। तो सी से आने वाली यहाँ पे आके टकराई, वापस जिधर से आई उधर चली जाती है। इसमें वक्रता के अंदर सी पीछे, मान लीजिए हमने ये किरण ली जो ऐसा लग रहा है कहाँ आ रही है, वक्रता के अंदर सी पर, तो ये परावर्तित होकर वापस जिधर से आती है उसी दिशा में पुनः लौट जाती है परावर्तित होके। तो वक्रता के अंदर अभिलंबित कोई किरण आती है जो वक्रता के अंदर सी से आती है वो उसी दिशा में वापस लौट जाती है 180 डिग्री घूम के। चौथी किरण है तिर्यक किरण। तिर्यक किरण को समझना है तो जैसे ये कोई तिर्यक किरण आ रही है, तिरछी किरण आ रही है, ये कोई एक तिरछी किरण आ रही है। अब तिरछी किरण को समझने के लिए जैसे यहाँ तो इसको क्या करना है, पहले एक अभिलंब खींचना है। और अभिलंब बनाने से क्या करना है, जो आपतन बिंदु और वक्रता के अंदर सी को मिलाओ, ये इसका अभिलंब कहलाता है। इसमें वक्रता के अंदर सी को और आपतन बिंदु को मिलाएंगे तो ये अभिलंब खींचेगा। तो अभिलंब के साथ ये जितने कोण से आ रही है, मान लीजिए आने का कोण आई है तो ये जितने कोण से आती है उतने कोण से दूसरी तरफ, ऊपर से आती है तो नीचे चले जाएगी, कोण आर से आपतित है। मान लीजिए ये 40 डिग्री के कोण से आपतित होती है तो परावर्तन भी इसका कितना होगा, अभिलंब के सापेक्ष 40 डिग्री कोण से। तो कहने का मतलब तिर्यक किरण जितने कोण से अभिलंब के सापेक्ष आपतित होती है उतने कोण से अभिलंब के दूसरी तरफ परावर्तित हो जाती है। अब जो ये हमने मुख्य अक्ष खींचा है इसको हमेशा ऐसे याद रखना कि जैसे हमने ये जो मुख्य अक्ष खींचा है ये भी एक अभिलंब होता है। तो अब ये मुख्य अक्ष पर जितने कोण से आपतित होती है उतने कोण से वो दूसरी तरफ परावर्तित हो जाती है। तब इसमें अभिलंब ये हो गया, तो इसमें जितने कोण से ये आपतित हो रही है अभिलंब के नीचे से आ रही है तो ये दूसरी तरफ क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। तो अभिलंबित किरण है तिर्यक किरण है जो अभिलंब के सापेक्ष जितने कोण से आपतित होती है वह अभिलंब के दूसरी तरफ उतने कोण से परावर्तित हो जाती है। तो कोण आई बराबर होता है आर। तो ये 4 किरणें पड़ी, इनमें से कोई भी 2 किरणों का उपयोग करके हम अवतल दर्पण के प्रतिबिंबों का निर्माण पढ़ते हैं, जिनके बारे में हम अगले वीडियो में प्रतिबिंब निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आगे नियम समझना, बाकी जब प्रतिबिंब बनाएंगे तो आपको और ज्यादा ये समझ में आ जाएंगे। अगर थोड़ी बहुत समझ में नहीं भी आया तो वो आपकी समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।